नमस्कार। हमारी टीम पिछले कुछ सालों से एक बहुत ही कह सकते हैं चिंताजनक ट्रेंड को डॉक्यूमेंट कर रही है। हम देख रहे हैं कि गहरे समुद्र के जीव जो आमतौर पर हजारों मीटर नीचे के प्रेशर और अंधेरे में रहने के आदी हैं, वो अब महासागर की सतह पर दिखाई दे रहे हैं। और ये सिर्फ कोई अनोखी बात नहीं है, ये एक इकोलॉजिकल सिग्नल है जिसे हमें समझना ही होगा। तो आज की हमारी चर्चा का जो मुख्य सवाल है वो यही है, आखिर ये जीव अपना नेचुरल हैबिटेट क्यों छोड़ रहे हैं। देखिए, ये कोई एक दो मामले नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल पैटर्न है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए इस साइंटिफिक पजल की तह तक चलते हैं और जो डेटा हमारे पास है उसका विश्लेषण करते हैं। सबसे चर्चित मामलों में से एक है ओरफिश। जापानी लोक कथाओं में तो इसे भूकंप का संकेत माना जाता है, शायद इसलिए क्योंकि इसे देखना बहुत ही दुर्लभ होता है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में इसकी साइटिंग्स इतनी बढ़ गई हैं कि ये एक बहुत ज़रूरी डेटा पॉइंट बन गया है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक और हैरान कर देने वाला केस है ब्लैक सी डेविल कैंगुलरफिश का। ये जीव 2000 मीटर की गहराई में रहता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी का एक कतरा भी नहीं पहुंचता। इसका सतह के पास मिलना एक बहुत बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इसके माहौल में कितने बड़े बदलाव हो रहे हैं। अच्छा, इन घटनाओं को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जहां ये जीव रहते हैं। तो चलिए मेरे साथ महासागर के उन जोन्स में उतरते हैं जो पृथ्वी के सबसे बड़े तो हैं, लेकिन सबसे कम समझे गए हैबिटेट्स में से भी एक हैं। हम समंदर को लाइट के हिसाब से 4 मेन जोन्स में बांटते हैं। जैसे जैसे हम गहरे जाते हैं, रोशनी, टेम्परेचर और पूरी इकोलॉजी सब कुछ नाटकीय ढंग से बदल जाता है। सनलाइट जोन से शुरू होकर हम ट्वाइलाइट जोन में पहुंचते हैं, फिर पूरी तरह से अंधेरे मिडनाइट जोन में और आखिर में बेहद ज्यादा प्रेशर वाले एबिसल जोन में। यहाँ लाइट की फिजिक्स एक बहुत ही दिलचस्प रोल निभाती है। देखिए, पानी जो है वो लाइट की लंबी वेवलेंथ्स को सबसे पहले सोख लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि लाल रंग सबसे पहले गायब हो जाता है। इसलिए ट्वाइलाइट जोन में हर चीज़ नीले रंग की दुनिया में डूबी हुई सी लगती है और इसी वजह से यहाँ का जीवन भी कुछ खास तरीकों से विकसित हुआ है। ऐसे माहौल में जिंदा रहने के लिए खास एडेप्टेशंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि स्ट्रॉबेरी स्क्विड को देखिए, इसके पास एक ड्यूअल फंक्शन विजुअल सिस्टम है। और ये ब्लडी बेली कॉम जेली, इसका लाल रंग असल में एक बेहतरीन छलावरण है, क्योंकि गहराई में लाल रोशनी तो है ही नहीं, इसलिए ये जीव लगभग अदृश्य हो जाता है। ये सतह पर रहने वाले जीवों के चमकीले रंगों से एकदम उल्टा है। अब जहाँ बिल्कुल अंधेरा है, वहाँ के जीव अपनी रोशनी खुद बनाते हैं। इस प्रोसेस को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये गहरे समंदर की भाषा है। इसका इस्तेमाल साथी को आकर्षित करने, शिकार को लुभाने और शिकारियों को धोखा देने के लिए किया जाता है। आप जरा इस असाधारण जीव को देखिए, ये है बैरल-आई मछली। इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। एक रिसर्चर के तौर पर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी आंखें असल में हैं कहाँ? जो 2 बिंदु आपको सामने दिख रहे हैं, वो असल में इसकी आंखें नहीं हैं। वो तो इसके सूंघने के अंग हैं, नाक की तरह। इसकी असली ट्यूब जैसी सेंसिटिव आंखें इसके सिर के अंदर हैं, जो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड से भरे शील्ड के पीछे से ऊपर की तरफ देखती हैं। ये अडैप्टेशन इसे अपने ऊपर तैरते शिकार की परछाई को स्पॉट करने में मदद करता है। वाकई ये नेचर की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। चलिए, अब हम एक ऐसी घटना पर आते हैं जो इस प्लैनेट पर जीवन का सबसे बड़ा, लेकिन शायद सबसे कम जाना पहचाना सामूहिक आंदोलन है। ये हमारे ग्रह की एक छिपी हुई धड़कन की तरह है, जो हर रोज हर रात होती है। इसे डायल वर्टिकल माइग्रेशन या डीवीएम कहते हैं। मज़ेदार बात यह है कि इसकी खोज वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोनार ऑपरेटर्स ने की थी। उन्होंने एक फॉल्स बॉटम यानी झूठी समुद्री सतह देखी, जो हर रात ऊपर उठती थी। ये कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि अरबों जीव थे जो एक साथ सतह की ओर बढ़ रहे थे। इस माइग्रेशन का स्केल हमारी कल्पना से भी परे है। जितने भी जीव इस माइग्रेशन का हिस्सा हैं, अगर हम उनका कुल वजन यानी बायोमास देखें तो वो हम सब इंसानों के कुल वजन से लगभग 25 गुना ज्यादा है। जी हाँ, 25 गुना। ये पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट है और ये महासागर के कार्बन साइकिल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सवाल है, ये चक्र होता क्यों है?
असल में ये खाने और अपनी जान बचाने के बीच का एक बैलेंस है। सिद्धांत बहुत सरल है, खाओ लेकिन खुद किसी का खाना मत बनो। दिन में वो शिकारियों से बचने के लिए गहराई में रहते हैं और रात में वो पोषक तत्वों से भरपूर सतह के पानी में खाने के लिए ऊपर आते हैं और सुबह होने से पहले वापस सुरक्षित गहराई में चले जाते हैं। और यही बात हमें हमारे मूल प्रश्न पर वापस लाती है। हमारा डेटा ये दिखा रहा है कि ये सदियों पुरानी लय अब टूट रही है। तो चलिए अब उन इंसानी वजहों की जांच करते हैं जो इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ रही हैं। हमारे विश्लेषण से दो मुख्य खतरे सामने आए हैं। पहला, क्लाइमेट चेंज। इसके कारण समुद्र की सतह गर्म हो रही है, जिससे एक तरह की दीवार बन जाती है और ऑक्सीजन गहरे पानी तक नहीं पहुंच पाती। नतीजा, ये जीव ऑक्सीजन की तलाश में ऊपर आ रहे हैं। दूसरा और जो ज्यादा तात्कालिक खतरा है वो है डीप सी माइनिंग, जो सीधे सीधे इनके घरों को तबाह कर रही है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग से पैदा हुई एक्स्ट्रा हीट का 90% से भी ज्यादा हिस्सा हमारे महासागरों ने सोख लिया है और यही विशाल थर्मल एनर्जी उन बदलावों को चला रही है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो समंदर की केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को बदल रही है। आज हम गहरे समुद्र के भविष्य को लेकर एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। इस अनदेखी दुनिया का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारा विज्ञान और हमारी नीतियां इन चुनौतियों का सामना कैसे करती हैं। स्रोत डीप सी माइनिंग को लेकर बहुत गंभीर चिंताएं जताते हैं। ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स जैसे यूनिक हैबिटेट्स को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता है। ये ऐसी जगह हैं जहां स्केली फुट घोंघे जैसी प्रजातियां रहती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। इन इकोसिस्टम को ठीक होने में सदियां लग सकती हैं, अगर वे कभी ठीक हो भी पाएं तो। और अंत में महात्मा गांधी का ये कोट हमारे सामने मौजूद चुनौती को बिल्कुल सटीक रूप से बताता है। गहरे समुद्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम संरक्षण और संसाधनों के इस्तेमाल के बीच एक समझदारी भरा संतुलन बना पाते हैं या नहीं। ये सिर्फ इन अद्भुत जीवों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए एक निर्णायक क्षण है।